लिखो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। एवोल्यूशन ओ पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान पे दो एलिगेशन है। एक एलिगेशन ये है कि वो एक अपरिपक्व सेनापति था। कैसा सेनापति? इमेच्योर कमांडर। एक ये है कि वो एक अदूरदर्शी राजा था। कैसा राजा? अदूरदर्शी, जो ज्यादा दूर का सोचता, शॉर्ट साइटेड किंग। दो एलिगेशन लगाए जाते हैं। एक तो यह है कि वो सेनापति के रूप में पूरा पका हुआ आदमी नहीं था, अपरिपक्व था, इमेच्योर था। कैसे? हिसाब तभी गौरी ने उसको कहा कि मैं थोड़ा पीछे जाके बैठ जाता हूं, उसने बैठने दिया। जब पहले युद्ध में गौरी को हरा दिया था तो दूसरे युद्ध का टाइम ही क्यों दिया? जब पहले युद्ध में गौरी की सेना भाग रही थी तो उसने आक्रमण क्यों नहीं? और ये सब देख के लगता है कि वो इतना अच्छा सेनापति नहीं था। फिर वो दूसरा युद्ध हार गया, सब हार गया, इसका मतलब अच्छा सेनापति नहीं था। दूसरा वही कि अदूरदर्शी, जो दूरदर्शी राजा होता है आगे का सोच लेता है। यदि वो आगे का सोचता तो ये जानता कि गौरी को छोड़ना नहीं है, जेल में डाल दो या पकड़ के मार दो। आप आगे का नहीं सोच रहे इसलिए उसको छोड़ दिया, उसकी बातों के अंदर आ गए। वो आपकी जासूसी करवा रहा था लेकिन आपने उसकी जासूसी नहीं करवाई। तो हम कहते हैं कि दो आरोप लगाए जाते हैं, एक तो अच्छा सेनापति नहीं था और एक वो राजा भी कैसा था? अदूरदर्शी। पर हम ये कहते हैं भाई दोनों बातें गलत है, ये बातें सही नहीं है। ये जो भी उस पर एलिगेशन लगाए गए ये इतने सही नहीं, क्योंकि आप किसी को एक युद्ध में हार के बाद अपरिपक्व नहीं बता सकते। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले सारे युद्ध उस आदमी ने जीते थे। इवन यहां तक कि तराइन के पहले युद्ध में उसने उस गोरी को भी हराया था। अभी तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध है ही नहीं। वो क्या है? विश्वास। ये ठीक वैसा है कि आप 10 टेस्ट में लगातार अच्छे नंबर लेके आओ, 11वें टेस्ट के अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर दूं और 10 मिनट बाद छीन लूं आपके नंबर कम आए, मैं कहूं यार बेकार स्टूडेंट है, और मैं तुम्हारे पापा को बुला के शिकायत लगूंगा, पढ़ता तो है नहीं, नंबर देख लो इस बार 3.5 आए, है ना? तो आप कहोगे सर कि पिछले 10 टेस्ट के मेरे नंबर देख लो, और इस बार आपने मेरे को पूरा मौका भी दिया नहीं था। फिर जहां तक बात रही अदूरदर्शी राजा होने की, तो दो एलिगेशन है। एक तो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था, और एक गौरी ने माफी मांग ली तो उसको छोड़ दिया था। तो हम कह सकते हैं ये दो गलतियां हैं। क्यों नहीं किया आक्रमण, माफी मांगने पर क्यों छोड़ दिया? पर ये उसकी कमियां नहीं है, ये उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। हर समय के सामाजिक मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। उस समय का भारतीय संस्कृति का आदर्श या मूल्य या उसका जो उस समय कल्चर थी वो ये कहती है, उस समय जो वैल्यूज थी वो ये कहती है कि भागती हुई सेना पर आक्रमण किया और दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं यदि वो भारतीय भागती हुई सेना पर आक्रमण कर देता या यदि वो गोरी को पकड़ के मार देता तो हम आज उसको गालियां निकाल रहे होते। हम खुद ही आज कह रहे थे क्या फर्जी आदमी था यार, जब दुश्मन पैरों में पड़ा था बेचारा, घुटने टेक के माफिया मांग रहा था, पड़े हुए को क्या मारना? और मैं कहता हूं ये भावना आज दिन तक अपने में कहीं ना कहीं है। मैं कभी एग्जांपल ही देता हूं कि कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जब पढ़ा करते और उस टाइम कुछ दोस्त ऐसे होते जो लड़ाइयां वड़ाइयां किया करते, तो उनकी कभी कई बार मैं किस्से जब याद करता हूं तो मान लो कभी कोई दोस्त आगे कहता कि आज हम 5 लोगों ने मिलके और स्कूल या कॉलेज में उस एक बंदे को गजब पीटा, तो साथ वाले उसको कह दिया करते क्या फर्जी वर्डर है, 5 मिलके एक बापड़े को कूट के लाई को, उसमें क्या निकाला रहे? और ये को दोस्त आगे कहता कि आज मैं अकेला था, वो 5 थे, उन्होंने मेरा सिर फोड़ दिया पर 3-4 के जरूंखे मैंने ही मार दिए थे। तो भी उसका शाबाश से मेरे चीते, कोई बात नहीं, वापस मारेंगे, मर्द आदमी है, मार खाते हैं तो अगली बार मार के आते हैं, कोई उसमें रिग्रेट करने की आवश्यकता। हमें आज भी लगता है कि भागते हुए पर आक्रमण करना, हमें आज भी लगता है कि कमजोर पर आक्रमण करना, कमजोर पे क्या किया आक्रमण किया तो बराबर वाले भी किया बाद में। देखो इसको पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग।
अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लाइन चेंज करके लिखो। ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। लाइन चेंज करके लिखो। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। लाइन चेंज करके लिखो। हालांकि उसकी हार ने, ऑल्थो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्थो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्थो हिज डिफीट, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लेकिन फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी नेग्लेक्टेड, कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। लिख लिया? पढ़ो, वापस पढ़ो इन लाइनों को सबको। हाँ, पहले और दूसरे युद्ध के बीच में कई छोटे छोटे और झड़पें हुई होगी, टोटल मिला के 17, अपनी हिस्ट्री 2 मानती है ना। छोटे युद्ध हुए होंगे कोई। भाई भारत चीन के बीच में डेली कुछ ना कुछ चलता रहता ना, फिर भी बड़ा युद्ध पूछते हैं तो अपने 62 बताते हैं। बस वैसा कुछ पाकिस्तान के साथ डेली कुछ ना कुछ पंगा है, फिर भी पाकिस्तान से तेरे को युद्ध पूछे तो ये थोड़ी कहता कल हुआ था।
ये कहते हैं ना 48वें हुआ 65वें हुआ। हाँ, तब थे क्या मारवाड़ वाले? हैं? मारवाड़ में था क्या तो तब कोई? तो मेवाड़ वाले गए थे ना साथ देने के लिए, पर वो तब इतने शक्तिशाली नहीं थे खुद ही। शक्तिशाली उस समय गुजरात वाले थे। तो सामंत सिंह तो मैंने बताया था ना, तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। नहीं बताया था? तार जुड़े नहीं तेरे। मारवाड़ वाले राठौड़ तब तक आए नहीं थे राजस्थान में, 1240 में आए राठौड़ तो। जो शक्तिशाली कई थे वो नहीं गए, जो इसके सामंत थे वो तो गए हैं। देख लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गई बात? अगला राजा लिखो, गोविंद राज। पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज हार गया, पकड़ लिया गया, पकड़ के मार दिया गया। गोविंद राज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता। किसकी अधीनता स्वीकार करता है? और तुर्क इसको अजमेर का राजा बना देता। कहां का राजा बना देता? देख लो, इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। तथा तुर्कों ने इसे अजमेर का राजा बना दिया, एंड टर्क अपॉइंटेड हिम किंग ऑफ अजमेर। तथा तुर्कों ने इसे अजमेर का राजा बना दिया। दिल्ली उन्होंने कब्जा कर लिया, अजमेर इसको दे दिया, भाई तू हमारी तरफ से बैठ, हमें टैक्स दिया कर। तो इसका चाचा है, चाचे का नाम है हरिराज। क्या नाम है? उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा यार गोविंदराज तुम पृथ्वीराज का बेटा होके तुर्कों का अधीनता स्वीकार किए बैठा है। हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया, तो गोविंदराज चला जाता रणथंभोर। कहां चला जाता है? देखो, इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। अतः यह रणथंभोर चला गया था। अतः यह रणथंभोर चला गया था। सो ही मूव्ड टू रणथंभोर। अतः यह रणथंभोर चला गया था। सो ही मूव्ड टू रणथंभोर। कहां चला गया? अब हरिराज इसको हटाता तो हरिराज क्या बन जाता है? राजा। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अब हरिराज कहां का राजा बनाया? अजमेर। तुर्कों ने दिल्ली खुद के पास रख ली और अजमेर चौहानों को वापस दे दी थी। गोविंदराज ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हरिराज ने अब अजमेर पे तो कब्जा कर लिया, तो वो तुर्कों की अधीनता मानेगा? पर उसने कहा आप दिल्ली भी लेंगे, वापस लेंगे दिल्ली, इसलिए उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक किया? दिल्ली में गोरी की तरफ से कौन संभाल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक दिल्ली की रक्षा करता है, हरिराज की सेना को क्या कर देता है? हरा देता है। पर ऐबक को लगा कि अरे यार, ये अजमेर की तरफ से अटैक कैसे हो गया? कि साहब वहां गोविंदराज को अपने छोड़ के आए थे, लेकिन गोविंदराज को हटा के कौन बन गया? हरिराज। और वो अपने अधीनता मानता नहीं है, और वो तो ये कह रहा है मैं दिल्ली भी छीनूंगा। तो फिर तुर्कों को लगा अजमेर पर कब्जा करना जरूरी है, वरना अजमेर में जो भी आएगा वो दिल्ली को लेने का प्रयास करेगा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक वापस अजमेर पर हमला करता है, हरिराज को हराता है। हरिराज ने पहले दिल्ली सेना भेजी, हार गया। फिर दिल्ली वालों की सेना अजमेर आई तो भी हार गया। मतलब हरिराज तुर्कों से कितने युद्ध हार गया? उसे बड़ा बुरा लगा, सुसाइड कर ली उसने। लगातार 2 युद्ध हार गए, अब ये दुनिया है महफिल काम की। देखो, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया, बट कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड हिम। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड हिम। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही लिखना पड़ेगा आपको, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। मैंने कल लिख दिया था, तुम लगातार बोर्ड पे देख रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, खड़ा हो जा लिख दे ना, ऐसा नहीं होगा ना।
चलो लाइन चेंज करके लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। अगली लाइन लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर तथा इसे हरा दिया एंड डिफीटेड हिम। ऐबक इसको 2 युद्ध हरा देता, दिल्ली में भी हरा देता और अजमेर में भी तथा इसे हरा दिया। अतः इसने आत्महत्या कर ली। सो ही कमिटेड सुसाइड। अतः इसने आत्महत्या कर ली। सो ही कमिटेड सुसाइड। और यह भी उस समय की एक भारतीय समाज की एक सामाजिक मूल्य ही था। खूब सारे ऐसे राजाओं ने जो लगातार 2 युद्ध हार गए थे, सुसाइड कर लिया था। उनको लगता है कि अब मेरे को इस सीट पर बैठने का कोई भी मतलब है नहीं, मैं लगातार 2 युद्ध, ऐसा यदि वो नहीं करते, क्या पता तीसरी ट्राई और करते और तीसरी ट्राई के अंदर जीत जाते। इसलिए जीवन से सुंदर कुछ भी, इसलिए किसी भी मामले में हिम्मत हारे नहीं। सितारों से आगे जहां और भी है ना। कई बार मतलब स्टूडेंट, मैं तो कई बार पहले ही मैंने बताया होगा आपको, आप वाली पीढ़ी के अंदर ही मैंने ये समस्या सुनी कि सर मैं डिप्रेशन में हूं। तो मुझे लगता है या तो अपने आया नहीं था, और यदि आया था तो अपने को पता नहीं था कि डिप्रेशन है। आगे चला गया होगा, अपने को उस बीमारी का पता नहीं था। आजकल आप यूं थोड़े से, सर पढ़ाई नहीं हो रही 4 दिनों से, मैं डिप्रेशन में हूं। सर कोई ब्रेकअप हो गया मेरा, मैं डिप्रेशन। इनमें क्या डिप्रेशन के अंदर है ना, और हो जाएगी पढ़ाई, और आ जाएगी। इन मामलों में कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा कोई डिप्रेशन में नहीं रहना, क्योंकि और तो तुम कुछ ही नहीं करोगे, पर डिप्रेशन के चक्कर में 4 दिन पढ़ाई और खराब कर लो, है ना। और दुनिया में सबसे बुरा है सहानुभूति लेना। क्या है? और सर भी हमें बताते थे, मैं तो खुद ही, कि जब किसी एग्जाम में फेल हो गए और किसी ने आके कहा कि कोई बात नहीं भाई, अगली बार थप्पड़ मारूंगा, भाग यहां से। सहानुभूति देने की कोई आवश्यकता। फेल हुए तो अपनी कमियां देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए कम से कम किसी को सहानुभूति हम लें या कोई सहानुभूति दे, ऐसी कोई आवश्यकता। क्योंकि सहानुभूति ऐसी चीज है जो भली लगने लग जाती है, फिर आदमी उस मोड में चला जाता है ना। कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर आप कहता है कोई बात नहीं, आगे तेरे से पढ़ाई हो जाएगी, तुम बहुत मेहनती है, हमें पता है तुम बहुत पढ़ने वाला है, प्लीज पढ़। इसका मतलब वो आपसे क्या प्रकट कर रहा है? सिंपैथी प्रकट कर रहा है कि तू है तो सही पर नहीं पढ़ रहा है। ये कभी किसी से लेने, कभी किसी के सामने बेचारा बनना, न तो अपने मन में बनना, न किसी दूसरे के सामने। मन के हारे हार है। आप मन में सोचते हो मैं जीत जाऊंगा तो जीत जाएंगे, और आप मन में ही सोच लेते हो मैं जीतूंगा नहीं तो फिर जीतोगे। रोता जावे भी मरे डांगा समाचार ले आवे। जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के, है ना। पहले घरों के अंदर कोई काम करते ना, कई बार कि वो उनके घर से जाके फलानी चीज लेके आ, और अपने पहले कहते हैं कि ना अभी नहीं जाऊंगा, या वहां तो होगी ही नहीं, मैंने परसों देखी थी उनके घर पे तो नहीं थी, है ना। कोई भी ऐसा बहाना निकालते तो घर वाले कहते मत जा। बिना मन के जाएगा तो वास्तव में चीज मिलेगी। और कई बार घर वाले जबरदस्ती बेचते, वहां पर वो सच में नहीं होती, तब घर वाले आते ही कहते हो कि रोता जाओ बे मरेडा का समाचार ला। जो रोते हुए जाते हैं वो समाचार भी किसके लाते हैं? मृत्यु। इसलिए रोना कभी भी, रोना रुलाना है ना। कौन सी एक मूवी का डायलॉग है ना, टेंशन लेने का नहीं। कौन सी मूवी का डायलॉग? अरे नहीं नहीं, सुनील शेट्टी की मूवी है, मेरे को याद है, उसमें गुंडा होता है, वो डायलॉग देता रहता है बार बार। सुनील शेट्टी की 6-7 एक बहनें होती है, ऐसी कोई मूवी है ना एक। अरे क्या है, पुरानी यार, जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब की है ना। मैं भूल गया यार। सुनील शेट्टी है, 6-7 एक बहनें होती है उसकी, ऐसी कोई मूवी है, उसमें वो गुंडा होता है, वो बार बार कहता है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन वो क्या वो बात है। हरिराज को भी यही बात करनी थी, टेंशन लेनी नहीं थी। टेंशन क्या बता अगले अटेम्प्ट के अंदर पार पड़ जाती, लेकिन बंदे ने अगला अटेम्प्ट आने ही नहीं दिया, उससे पहले खुद ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो कहानी यहां पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो अजमेर का अंतिम चौहान राजा कौन था? आगे लिखो, रणथंभौर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रणथंभौर। पन्ना चेंज कर ले कंजूस। है ये नहीं लिखना तो ये क्यों लिखना है? इसमें क्या याद करना? अंतिम यही लिखा है तूने रजिस्टर में, अंतिम यही, फिर लिखेगी और क्या अंतिम था। लिखो रणथंभौर का इतिहास।
हिस्ट्री ऑफ रणथंभोर। तुम्हारे भी आता है कि डिप्रेशन किसी के आता है? क्या बात करते हो? किस किस के आ रखा है अभी? हाथों हाथ बताओ अभी। है क्या बात करते हो? तुम्हारे डिप्रेशन आ रखा है? लग तो नहीं रहा तेरी शक्ल से। हाँ, लिखो, रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। मेरे से मिल लेना शाम को 7 बजे आगे। सबकी दवाई है मेरे पास। 7 बजे। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा गोविंदराज हो जाएगा। गोविंदराज गया था उधर, लिख लो गोविंदराज। गोविंदराज 92 में इधर तराइन में हारे थे, तो 1 साल तक वो यहाँ पे रहा था, फिर अधिराज ने हटा दिया था, तो 94 में जाके उसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। लिखो 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी। 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी, इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभौर। इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। अगला लिख लो, वीर नारायण। वीर नारायण। अगला कौन है? ये उधर रणथंभौर में जाने के बाद इन्होंने तुर्कों की बातें माननी बंद कर दी। तुर्कों ने वापस कहा कि हम हमला करेंगे। दिल्ली की तरफ से अटैक किया इल्तुतमिश ने। किसने अटैक किया? ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता है, लड़ता हुआ मारा जाता, लेकिन इल्तुतमिश भी यहाँ पर कब्जा वगैरह कर नहीं पाया। लिख लो, यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? दिल्ली। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against इल्तुतमिश। अगला लिखो, वाघ भट्ट। अगला कौन है? इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी राजा बनती है। बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया के बाद यहां पर एक राजा बनता, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? अपने पढ़ते हैं ना, जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद को हराया था, पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश जब यहाँ कब्जा नहीं कर सका तो रजिया ने कोशिश की, रजिया भी हार गई। फिर रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने कोशिश की, लेकिन वो भी हार गया। तो कौन कौन से दिल्ली के 2 सुल्तान हार के गए थे? लिख लो, इसने रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। He defeated रजिया सुल्तान एंड नासिरुद्दीन महमूद। रजिया इधर गुंडों में फंस गई थी। इसने रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। He defeated रजिया सुल्तान एंड नासिरुद्दीन महमूद। कहाँ के राजा ये? दिल्ली। रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। अगला लिखो, जैत्री सिंह। जैत्री सिंह ने 32 साल राज किया था। कितने साल राज किया था? फिर बुढ़ापे में समझ में आ गया कि अब बूढ़े हो गए, तो अपने बेटे को राजा बना दिया था। बेटे का नाम क्या था? अमीर। पर याद रखना है कि कितने साल राज किया था। तो कितने साल किया था? इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। He ruled for 32 years। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। He ruled for 32 years। तथा अपने जीवन काल में अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड coronated his son हमीर during his life। तथा अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड coronated his son हमीर during his life। तथा अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड coronated his son हमीर during his life।
जीवन काल में अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया। अगला लिख लो, हमीर। अरे बात तो नहीं। अगला राजा लिखो, हमीर। हमीर के लिए कहते हैं, हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीत गया, तो 17 में से कितने जीते थे? देखो कितने, 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसका मतलब आस पड़ोस के कई राजाओं को हराया था। देख लो, इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स, जैसे 3-4 के नाम लिखेंगे अपना ना। इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स, जैसे लाइक मैं 3-4 के नाम लिख रहा हूं, उतार लो फिर बात करेंगे। मेवाड़ के कौन से राजा को रहा? ये समर सिंह वही है जो अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है, पढ़ा था हमने। उसने आपके आबू के कौन से राजा को रहा? प्रताप सिंह। और धार या मालवा के कौन से राजा को रहा? भोज परमार। सेकंड, सेकंड है ना। फर्स्ट तो वो जिसने समिधेश्वर मंदिर बनवाया, वो फर्स्ट था। ये कौन है? सेकंड। तो मालवा का दौर, मालवा की राजधानी तब थी धार या धारा नगरी। धार का राजा भी कहते हैं, मालवा का राजा भी कहते हैं। भीमरस इधर यूपी में जगह थी, यहाँ का राजा कौन था? अर्जुन। अपने ऊपर वाले 2-3 नाम याद रखना ना, समर सिंह का बेसिकली याद रखना। मेवाड़ का राजा कौन था? सब। तो कितने में से कितने युद्ध जीते थे? मेवाड़ के कौन से राजा को रहा? और आपके आबू के, और धार या मालवा के, और भीमरस के। इन दिनों दिल्ली में सुल्तान बना था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? कौन है दिल्ली का सुल्तान का नाम? क्या? अच्छा, दिल्ली वालों की रणथंभौर वालों की नहीं बन रही। रणथंभौर वाले लगातार दिल्ली वालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो जलालुद्दीन को लगा कि यार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। तो जलालुद्दीन ने पहला 2 अटैक किए थे। पहला अटैक वो करता है 1290 में। कब करता है अटैक? 1290 में अटैक किया, अपनी सेना लेके आया। पर रणथंभौर का किला एक तो बहुत ऊंचा बना हुआ है। रणथंभौर का किला जंगल के अंदर बना हुआ है। रणथंभौर के किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इसलिए किले के अंदर घुसना इतना सरल। इसको लगा नीचे जाके बैठेंगे, सप्लाई वप्लाई रोकेंगे, तब तक हमीर सरेंडर कर देगा। लेकिन हमीर ने सरेंडर नहीं किया। फिर हमीर की लोकेशन अच्छी, वो बैठा ऊपर, आप बैठे हो नीचे। ऊपर से बाटा मारे तो नीचे 4 आदमी मार दिया आपको। तो जलालुद्दीन को थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि आर में अपनी पार है। तो उसने कहा पटवारी दे लेते हैं, इधर इस एग्जाम में तो अपनी पार है। तो उसने अपने साथियों का भाई ये तैयारी एक बार ड्रॉप करते हैं, दूसरा करते हैं अपने। 1 साल का गैप लिया उसने, 1292 में वापस आ गया। इस बार 7 वालों का अगला पक्का पक्का, इस बार आरएस बन के आएंगे वरना वापस आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। 7 वालों का पक्का सर। यहाँ आया, वापस नुकसान होने लगा, डेली उसके फौजी मरे। तो उसने एक दिन अपनी सेना को बुलाया, सेना को बुला, कहा चलते हैं भाई। कहने का सर ये क्या तरीका है? आपने कहा था इस बार तो पक्का अपने अधिकार करेंगे रणथंभौर पे। रणथंभौर पे अधिकार किए बिना आएंगे नहीं, किले पर अधिकार किए बिना कैसे जा सकते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा उसने? 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी, भले ऐसे 10 किले मेरे हाथ से निकल जाएं, लेकिन एक एक मुसलमान सिपाही मेरे लिए कीमती है। उसका एक भी बाल बांका, भले किला जाए तो जाए, किला हाथ आए भले नहीं आए, पर सिपाही बचना जरूरी है। भाई सब सिपाही मर रहे हैं, क्या करेंगे किला लेके? तो ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। उसने अपने सैनिकों का आगे बात समझ में, चलते हैं। सैनिकों ने कहा आगे समझ में, क्या समझ में? अंगूर खट्टे। तो जलालुद्दीन के कितने हमले विफल किए थे, देख लो। लिखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था।
जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर 2 times। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर 2 times। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन 2 times, अटैक्ड ऑन रणथंभोर 2 times, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। अतः उसने कहा था कि सो ही सेड दैट, अतः उसने कहा था कि सो ही सेड दैट। डेस लगा के लिखो आगे ना। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 force इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 force इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 force इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। मुसलमान के बाल के बराबर, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? कौन सा किला नहीं जीत पाने के बाद? रणथंभोर। किसके खिलाफ हारता हो? क्या कहा था उसने? मुसलमान के बाल के बराबर। आपने क्या पता कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि अमीर खुसरो लिख के गए। कौन लिख के गए? और अमीर खुसरो की उस बुक में जिसमें उसने लिखा, उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का? बोलो देखिए। मिफ्ता उल, क्या नाम? दोबारा बोलो। किसकी बुक है? किसके आक्रमण की जानकारी है? जलालुद्दीन खिलजी। कहां पर? नहीं जीत पाया तो क्या कहा उसने? ऐसी जानकारी कौन सी किताब में? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, उसकी जानकारी कौन सी किताब? वो खजानुल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले खजानुल फुतूह है, इसलिए उसका नाम है तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन का इतिहास है। जलालुद्दीन के हमले जो थे उनकी जानकारी किसमें? यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक मिफ्ता उल फुतूह ऑफ अमीर खुसरो। यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक मिफ्ता उल फुतूह ऑफ अमीर खुसरो। यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। पता नहीं, फारसी का वर्ड है, मैंने खुद ने कभी ध्यान दिया नहीं। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक से पता चलती है? मिफ्ता उल फुतूह। किसके आक्रमण की जानकारी? जलालुद्दीन। उसने कितनी बार अटैक किए? कहां पर अटैक किए? और जब सफल नहीं हुआ तो उसने क्या कहा? ऐसे 10 किलों को, ऐसे कैसे? रणथंभोर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। मैंने वेरी फर्स्ट बैच में जब कभी पढ़ाया था ना, पहले बैच में पूरा पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद मैं नवीन जी को कहा, यार इस बैच में किसी बच्चे की जिसकी राइटिंग अच्छी हो उसकी फोटोकॉपी करवा लो। क्यों? तो मैं, यार दो है। एक तो क्या होता था, अब तो जैसे ये नोट्स अपने हर कहीं मिल जाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लेने आप कहीं से भी ले लो। पहले क्या हर कहीं तो मिलते नहीं थे, क्लास में बच्चे से लेने पड़ते। तो एक बार क्या होता, कोई बच्चा 2 दिन अब्सेंट हो गया, 2 दिन अब्सेंट हो गया तो वो मेरे पास आता कि सर वो मैं 2 दिन आया नहीं था, मुझे नोट्स दो। मैं कहता यार साथ वाले से ले ले किसी से। नहीं सर, साथ वाला दे नहीं रहा है ना, और आप ही दो। और उसमें ये भयंकर समस्या लड़कियों की सबसे जोरदार, लड़कियां लड़कियों को नोट्स देती है ना। लड़कों को तो फिर भी मामला है कि ले जा, लड़के से लड़का मांग ले तब तो कि भाई के लिए जान न्यौछावर है, और लड़की मांग ले तो हो तू ही रख, मैं वापस ही मत देना भले, मैं नया बना लूंगा, ले जा। तो तूने मांगा, ये बड़ी बात है ना मेरे से, तू रख ले इस रजिस्टर के। और लड़कियां इस मामले में अपना नोट्स किसी को दे नहीं। तो कोई ना कोई लड़की आगे 2-3 सर मैं 4 दिन अब्सेंट हो गई थी, मुझे नोट्स चाहिए, नवीन जी से आगे। तो मैं नवीन जी को, यार ये अपने प्रॉब्लम रहती है, आपने एक काम करो, एक अच्छा सा रजिस्टर, अच्छी सी फोटोकॉपी अपने पास रख लो, फिर कोई भी बच्चा आके मांगा अपने ले फोटोकॉपी कराओ वापस ला दे, तो ठीक। और एक मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं डेली पढ़ के आता कि भाई आज मेरे को क्या पढ़ाना है, आज जो पढ़ाना है पढ़ के चलते हैं, वरना भूल जाए आदमी।
पहले भाई, अब तो क्या दिमाग में रील बन जाती है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। और फिर क्या, अब तो मैं भूल भी जाऊं ना और अगले दिन आके कह दूं कि भाई कल मैं भूल गया था, लिख लो, तो आपको लगता है ठीक है भूल गए होंगे। उस टाइम मैं कहता भूल गया, उनका आता नहीं है। नया नया मास्टर होता था यार, कई बचाव करने पड़ते हैं, तो आपने पूरा याद करके आते भाई आज इतना लिखवाना है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने कहा मेरे भी काम आ जाएगा, मैं क्लास में जाने से पहले 5 मिनट देख के चला जाऊंगा। फिर क्या, अचानक नया नया पढ़ाना शुरू किया था, नई नई वैकेंसी आ गई, तो 10 एक घंटे की क्लास लगी हुई 5-6 बैच में, और सब अलग अलग। एक में पढ़ाऊं 57 की क्रांति, एक में पढ़ाऊं रणथंभौर, एक में पढ़ाऊं डांस, तो मैं तो खुद ही नाच रहा था इधर उधर। एक तो क्या था भाई, आप एक ही चीज पढ़ा रहे हो सुबह से शाम तक, तो कोई बात नहीं, अलग अलग पढ़ाते हो, सारे टॉपिक पढ़ के जाने पड़े। तो मैंने कहा नवीन जी मेरे काम आ जाएगी। तो नवीन जी ने एक किसी बच्चे की कॉपी लेके, सर राइटिंग देखो, मैंने नवीन जी दोनों ने राइटिंग पे ध्यान दिया, राइटिंग अच्छी थी बच्चे की, हमने करवा ली। तो मेरा रूटीन था कि मैं डेली 5 मिनट देखूं भले ही, पर मैं रजिस्टर देख के जाऊंगा कि मेरे को आज रणथंभौर पढ़ाना, रणथंभौर 5 मिनट देख जाऊंगा, मेरे को जालोर पढ़ाना, मैं जालोर 5 मिनट देख आता था। फिर भी एक मन की संतुष्टि होती कि अपन ने पढ़ लिया, अब क्लास में डिलीवर अच्छे से कर देंगे। कई दिन मेरे को रणथंभौर पढ़ाना, मैं देख रहा, तो जिस किसी बच्चे को भी तो उसने लिख रखा, इन्वर्टेड कोमा में लगाया हुआ, अंडरलाइन की हुई, और लिखा हुआ ऐसे 10 किलो को, तो 10 लिखने के बाद लिखा हुआ ऐसे 10 केजी को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। मुझे लगा यार ये केजी क्यों लिख दिया इसने, तो मुझे लगा यार अपन ने नहीं लिखवा दिया हो कहीं पे, कि क्या पता पिछली क्लास में अपने याद नहीं रहा, और अपन यार अपने नहीं लिखवाया, तो इसने क्यों लिखा होगा। फिर मेरे दिमाग में आया यार सेंटेंस है ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर, ये किलो को किलो समझ गया, 5 किलो सब्जी 10 किलो सब्जी ऐसे होती है। और इसने सोचा है कि भाई जलालुद्दीन खिलजी ने एक साइड में तो मुसलमान का बाल रखा, इधर 10 किलो का बाट रखा, और फिर करके देखा कि ना ना उनसे नहीं हो रहा वैसा, बाल मजबूत है। तो उसने कहा ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर है। बच्चों, यहाँ किले का मतलब रणथंभौर है। किले का मतलब क्या है, मुझे पता है आपने नहीं लिखा होगा, फिर भी यदि किसी ने लिख लिया तो ऊपर यूं हाथ रख के नीचे चुपचाप अपने चेंज कर लो, वरना घर पे जाके केजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं लिखा। 1301 में उधर क्या शासन चेंज हो गया दिल्ली में, जलालुद्दीन के बाद उधर नया राजा आ गया, उधर आ गया अलाउद्दीन। कौन आ गया, तो 1301 में अलाउद्दीन हमला कर देता। कब हमला करता अलाउद्दीन, लिखो 1301 ईस्वी में, 1301 एडी। 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर। क्यों अटैक किया, उसके क्या कारण रहे होंगे, लिखो कारण, आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन के आक्रमण हमने पहले भी पढ़े हैं, रणथंभौर वाला। तभी हम देखा था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, और मैंने बताया था अलाउद्दीन दिल्ली का वो राजा था, इसने साउथ इंडिया पे भी अटैक कर दिए थे। साउथ इंडिया जा रहा है और राजस्थान पे तो करेगा, क्योंकि दिल्ली की सबसे नजदीकी क्या पड़ता था, राजस्थान। देखो अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान इस वजह से अच्छा था कि मालवा और गुजरात जाने के रास्ते यहां से होके जाते। और मैंने बताया था पहले जो भी किले बनते ट्रेड रूट पे बनते, ताकि उधर का ट्रेड पूरा कंट्रोल किया जा सके। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर ये सारे ट्रेड रूट के ऊपर बने हुए किले थे। तो दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात जाना, रणथंभौर पे यदि कंट्रोल कर लोगे, इन पे भी क्या किया जा सकता है, कंट्रोल। देखो रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. फिर देखो अपने तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई किला इतना ऊपर था कि जल्दी से किले को तोड़ना संभव नहीं था। हम कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ा कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर। इसका मतलब युद्ध की दृष्टि से अच्छा है, युद्ध की दृष्टि से अच्छा। उनको सामरिक, समर, समर का मतलब क्या होता है, युद्ध।
तो सामरिक महत्व था किले का, कैसा महत्व था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी इसकी, लिखो। रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, रणथंभौर किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर फोर्ट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फिर दूसरा, जलालुद्दीन ने 2 हमले किए लेकिन वो जीते नहीं। अलाउद्दीन बदला लेना चाहता ना कहीं यार, अपने चाचा की बेइज्जती हुए बदला लेके आए, लिख लो। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अब और सुनना, देखो 1296 की बात, कब की बात है, 90। भारत पर मंगोलों ने अटैक किया। किसने अटैक किया, मंगोलिया से आने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष योद्धा हुए, भारत पर लगातार अटैक कर रहे थे। तो मंगोलों का एक बड़ा अटैक दिल्ली पर हुआ। दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, कौन है, और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों को हराने के बाद उसने 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए। कितने मंगोल, उसने 4000 मंगोलों के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो मैं मार दूंगा या मुसलमान बन जाऊं। तो उन 4000 ने कहा दूसरे वाला ठीक है, क्यों मार दे, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार है। तो 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बना दिया था, मुसलमान। उनको बोला नवीन मुसलमान। क्या कहा गया, नए नए मुसलमान बने, नाम क्या पड़ गया, नवीन मुसलमान। उनको दिल्ली में रखा गया, दिल्ली में उनको लिए कॉलोनी बनाई गई। आज भी दिल्ली में कॉलोनी है मंगोलपुरी, मंगोलों के रहने के लिए कॉलोनी थी, इसलिए नाम क्या हो गया, मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी इन मंगोलों के लिए बनाई गई। अब जलालुद्दीन मर गया, अब वो 4000 जो आए उनमें से कई सेना में भी शामिल हो गए, तो कई मंगोल भी किस में शामिल हो गए, सेना। तो उनको मंगोल भी कह सकते हो, नवीन मुसलमान भी कह सकते हो। तो इनके 2 सेनापति थे, एक सेनापति का नाम था मुहम्मद शाह, क्या नाम था, और एक सेनापति का नाम था केहब्रू। क्या नाम बताओ देखे दोनों के, ये तो मोहम्मद शाह, एक कौन है, केहब्रू। किसके सेनापति है, अलाउद्दीन के। कौन से सेनापति है, मंगोल। मंगोल का जो नवीन मुसलमान सेनापति का। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने 1299 के आसपास गुजरात पर अटैक किया था। आपने पढ़ते हैं, गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता नहीं दिया था, पढ़ रहे थे, अब टैक्स ले लिया था। जब इसने गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात को लूटा, ढंग से लूटा। गुजरात को लूटने के बाद जो धन मिला उसका बंटवारा कर रहे थे, सेनापतियों में बांट रहा। सेनापति थे इसके अलग अलग, हम सेनापतियों के नाम पढ़ते हैं, खिजर खान, ये जो पढ़ते हैं इसका बेटा था खिजर खान, ऐसे अलग अलग सेनापति थे। तो अपने सेनापतियों में बांटा कि भाई इतने रुपए तू रख ले, इतने तू रख ले। तो इन दोनों को भी रुपए दिए, कौन कौन से 2 सेनापति, पर बाकियों को रुपए दिए ज्यादा और इनको रुपए दिए कम। तो इनको ये लगा कि हमें कम रुपए इसलिए दिए हैं क्योंकि हम नए नए मुसलमान बने। तो अलाउद्दीन ने अपने बाकी मुसलमान सेनापतियों को रुपए दिए ज्यादा, और हम चूंकि नए नए सेनापति बने तो हम पर ज्यादा विश्वास नहीं है, इसलिए अपने को रुपए दिए कम। तो इन्होंने अलाउद्दीन को कहा ये भी वापस रख ले, क्या दान सा भेजा है, ये भी हमें लेने की आवश्यकता। तो अलाउद्दीन के रुपए इन्होंने फेंक दिए। अब सुल्तान ने आपको कोई आज्ञा दी, आपको रुपए दिए, लेकिन आपने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा मानी नहीं, तो सुल्तान पकड़ के मारेगा। इनको पता था कि यार अपने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करें सुल्तान मारेगा, तो दोनों वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। दिल्ली वालों का दुश्मन कौन, रणथंभौर। तो ये भाग के चले गए हमीर के पास। कौन कौन, और इन्होंने हमीर को जाके कहा कि भाई हमारी अलाउद्दीन से लड़ाई होगी, हमें शरण दे। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। तो हमीर ने 2 लोगों को शरण दे दी, किस किस को, अलाउद्दीन ने हमीर को मैसेज किया कि भाई मैंने सुना है कि मेरे 2 आदमी जो मेरे से लड़के गए थे वो तेरे पास है। हमीर ने कहा हाँ, अब ये भी आए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। उसने कहा मेरे से लड़के गए, मेरे को वापस सौंप दे, मेरे दुश्मन है, मैं पकड़ के मारूंगा। अमीर ने कहा नहीं भाई, इनको मैं वापस तो सौंप ही नहीं सकता। क्यों नहीं सौंप सकता यार, तेरा क्या लेना देना इनसे। कहिए भाई मेरे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करनी आवश्यक है, शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ा। अलाउद्दीन ने कहा फिर मैं तेरे पर हमला करूंगा, तेरे को मारूंगा, कि वो देख ले जो करना है तेरे को कर ले, लेकिन मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, इनको वापस छोड़ूंगा। क्या दिक्कत है छोड़ने में। उसने कहा मैंने इनको वचन दिया मैं तो रक्षा करूंगा। अरे तो वचन वापस ले ले यार, कदे रक्षा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, तो उसके बाद तो खुद की भी सुनता नहीं। तो उसने 2 लोगों को शरण दे दी थी, किस किस को, ये किसके विद्रोही है, अमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन। हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी।
हमीर गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन, और दोनों के नाम लिख लो आगे कोष्टक में, मोहम्मद शाह और केहबरू। क्या क्या नाम है दोनों के बताओ देखिए। मोहम्मद शाह और केहबरू। कौन शरण दे रहा है इनको, किसके खिलाफ? अलाउद्दीन। अच्छा, कहते हैं अलाउद्दीन एक तो थोड़ा सा इस वजह से भी था कि यार मंगोल है, दूसरे सेनापति कम दिए होंगे। एक खबरें उन दिनों में ये भी थी कि अलाउद्दीन की एक कोई रानी थी, उसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना बेगम। और ऐसी कई खबरें थी कि चिमना बेगम और, तो अलाउद्दीन को लगता था इनको पैसे दूंगा ये वापस चिमना बेगम के पास गिफ्ट भेज देगा, क्या लेना देना, तो उसने ज्यादा पैसे दिए नहीं थे। अब लिखो नीचे, लिखो चेंज कर लिखो, कारण हो गए। देखो अलाउद्दीन के सेनापति, कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन, ये अलाउद्दीन की तरफ से कौन कौन है लड़ने के लिए? अलाउद्दीन के सेनापति, कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन। कौन कौन है बताओ देखे। नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान। दोबारा तो क्या क्या नाम? नुसरत खान, उलूग खान और अलप। किसके सेनापति? हम किससे लड़ने के लिए? हमीर। तो लिखो हमीर के सेनापति। हमीर के भी पढ़ लेते हैं कौन कौन लड़े इसकी तरफ से। भीम सिंह और धर्म सिंह। हमीर के सेनापति कौन कौन है? भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन के कौन कौन है? नुसरत खान और, शुरुआत की जो झड़प हुई उसमें इधर से तो मरता है नुसरत खान, इधर से मरता है भीम सिंह। कौन मरता है? नुसरत खान का नाम ज्यादा याद रखना है, खूब बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंबोर घेरे में काम आ गया था? कौन सा काम आ गया था? देख लो। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। तो फिर जब पता चला कि नुसरत खान मर गया तो अलाउद्दीन खुद बड़ी सेना लेके आ गया। अब अलाउद्दीन नीचे आके बैठ गया। अलाउद्दीन जानता था कि जल्दी से किले के गेट खुलने वाले नहीं, किले के अंदर सीधा सीधा अपने प्रवेश नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन ने हमीर के दो लोगों को अपनी तरफ मिलाया। एक बंदे का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। क्या कहता है वो बंदे बताओ देखे। रतिपाल और रणमल किसके बंदे हैं, किसकी तरफ आ गए? अलाउद्दीन ने इनको कहा कि यदि तुम किले के अंदर जाने का मुझे रास्ता बता दो तो हमीर को मारने के बाद मैं तुम दोनों को क्या बना दूंगा? राजा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, पर एक तरीका है। वो तरीका यह है कि यदि किले के गेट किसी भी वजह से खुल जाए और तुम अंदर घुस जाओ तो तुम इसको, इनको हमीर को और इनकी सेना कम, इनको मार के तुम किले पे कब्जा कर सकते हो। तो अलाउद्दीन ने कहा गेट तो क्यों खोलेंगे अगले। तो गेट खोलने का एक तरीका है कि अंदर का अनाज और पानी यदि खत्म हो जाए तो भूख से मरने से, प्यास से मरने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। तो उसने कहा पानी और अनाज कितने दिन का पड़ा है? वो तो 10 एक साल का पड़ा है इनके पास, तो फिर ये गेट क्यों खोलेंगे? उसने उसको खराब कर दो। कैसे खराब किया जा सकता है? तो कहा पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए। गाय का खून और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये लोग कभी भी, गाय का खून का पानी और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये कभी भी खाएंगे या पिएंगे, और तब ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ने पसंद करेंगे। तो कहते हैं रणमल और जो रतिपाल था वो दोनों अलाउद्दीन से कोई गाय कटवा के लेके गए, उसकी हड्डियां और उसका जो खून था वो रात को जाके उन्होंने पानी का जो कुंड था उसमें मिला दिया और जहां अनाज पड़ा था उसमें मिला दिया। सुबह जब सेना खड़ी हुई, सेना ने देखा कि भाई पानी भी खराब हो रखा है, अनाज भी खराब हो रखा है, अब भूखे और प्यासे रहो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, लड़ाई। तो बाद में यहाँ पे साका किया गया। क्या किया गया था? पर वो विश्वासघात करने वाले दो आदमी कौन थे? रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया।
रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। रतिपाल तथा रणमल ने विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। अब रतिपाल और रणमल जब हमीर से विश्वासघात करेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ा बाद में? साका। तो रणथंभौर में साका किया गया 1301, लिख लो 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी। ईस्वी में 1301 एडी रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। साका समझते हो? रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। देखो यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। साके में क्या क्या दो बातें होती है? एक जो जौहर और एक क्या होता है? केसरी। जौहर करते हैं पुरुष और केसरिया करती है महिलाएं। तो लिखो, हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन कलर देवी रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। लिखो, अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गेव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गेव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। कौन सी बुक में देखा बताओ अमीर खुसरो? खजानुल फुतूह है। किसमें देखा? अलाउद्दीन वाले अटैक किसमें? खजानुल फुतूह है में, इसलिए उसका नाम क्या है? तारीख है अलग, देख लो कोष्टक में, खजानुल फुतूह है। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गेव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। देख लिया? अब लाइन चेंज करके लिखो, यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। लाइन चेंज करके लिखो, हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। चित्तौड़ किसको सौंपा था उसने? खिजर खान को। ये किसको सौंप दिया? उलूग। तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। लाइन चेंज करके लिखो, अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। इनवर्टेड कोमा में लिखना, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। कुफ्र का मतलब मेरा बताया हुआ है, मूर्ति पूजा। कुफ्र का मतलब क्या होता है? आइडल वर्शिप। अब कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा कर लो, तो आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा
कहने का मतलब था आज दिन तक जिस घर में मूर्ति पूजा होती थी अब उसमें मूर्ति पूजा, अब तक जो काफिरों के पास था मतलब जो हिंदुओं के पास था, अब वो किला किसके पास आ गया? इस्लाम मतलब मुसलमान। किसने कहा था आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? ऐसा उसने कौन से किले के बारे में कहा था? किसने कब्जा किया? किसको हरा के कब्जा किया? किसको? अमीर। और किला किसको सौंप दिया? कब ऐसा हुआ था? ये रणथंभौर में साका किया गया तो उसमें जौहर किसने किया? किसने किया? रंगदेव। और केसरिया किसने किया? और विश्वासघात किस किसने किया? रतिपालो। दोनों गए अलाउद्दीन के पास कि सुल्तान राजा बना दे। सुल्तान ने कहा दोनों को फांसी लगाओ दे। जो अपने राजा के नहीं वे अपने क्या होंगे भाई साहब? दोनों को फांसी लगा दी जाए इनकी। कहते हैं कि जब किले का अनाज और पानी इन दोनों ने खराब कर दिया था, सेना आई हमीर के पास और सेना ने हमीर को आके कहा कि भाई हमीर, अपना अनाज भी खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, अब अपने को साका करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा अपने पास कोई भी रास्ता? हमीर ने कहा रुको मैं सोच के बताता हूँ। हमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया। हमीर बाहर नहीं है, 2 घंटे हो गए बाहर नहीं निकला। तो सेना को लगा कि यार राजा को क्या हो गया। तो सेना गई रानी के पास। रानी कौन थी? रंगदेवी। रंगदेवी जाकर भाई रानी रंगदेवी, जब किले का अनाज खराब है, किले का पानी खराब है, न तो हम पानी पी सकते ना हम अनाज खा सकते, तो भूखे और प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा हम लड़के मरे। और इस समय जो लड़के मरने का तरीका होगा, अपनी सेना कम है दुश्मन की सेना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? साका। और हमने हमीर को कह दिया कि साका करना है, तो हमीर ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? क्या दिक्कत हुई? तो रंगदेवी को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा कि इसका मतलब मेरा पति डरपोक है, कायर है, वो डर गया, कमरे में जाके बैठ गया और बाहर लड़ने के लिए आ नहीं रहा। तो रंगदेवी गए हमीर के पास, उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिया। उसने कहा ये क्या तरीका है, और मुझे नहीं पता था तू इतना डरपोक, इतना काउड, इतना कायर निकलेगा, इस प्रकार अंदर आके बैठ जाएगा। और यदि तेरे से लड़ाई नहीं होती, तू डर गया अलाउद्दीन की बड़ी सेना देखे, तो हमें छुट्टी दे, मैं लड़ लूंगी जाके, हम लड़ाई कर लेंगे, हम जोहर कर लेंगे, हम केसरिया कर लेंगे। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अमीर ने पूरी बात सुनी। उसने कहा चिल रंगदेवी चिल, बैठ गया। उसने कहा महिलाएं सारी जोहर कर लेगी। रंगदेव ने कहा हाँ तो हम तैयार है जोहर करने के लिए, किस बात का डर है इसके अंदर? पुरुष सारे केसरिया कर लेंगे, मुझे चिंता देवल दे की है। चिंता किसकी है? अमीर की एक 16 वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? तो उसने कहा मुझे देवल दे की चिंता। उस समय क्या होता था, वे महिलाएं जो शादीशुदा होती थी वो सारी जोहर कर लिया करती। बहुत छोटे बच्चे हुआ करते, उनको माँ अपने साथ बैठ के जल जाया करती थी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन उनकी शादी नहीं हो रखी हो, उनको जोहर नहीं करवाते। कोशिश ये की जाती थी कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य है पर शादी नहीं हो रखी, उनको किसी ना किसी तरीके से किले से बाहर भेज दिया जाए, मामा बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि वो उसके बाद में क्या कर दें? शादी। लेकिन इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना परफेक्ट था, बाहर की बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं था। अचानक विश्वासघात हुआ तो आपके पास सोचने समझने का भी समय नहीं था। तो हमीर उसको कहता है कि मने मरनरी चिंता नहीं, कंवरी चिंता साड़ा है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुमारी लड़की की जो चिंता है वो सता रही है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला न हो सके। इस हालत में तो हम इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सो सके। ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते? इसका क्या करेंगे? तुम सारी महिलाएं मर जाओगी, हम सारे पुरुष मर जाएंगे, ये रह जाएगी 15-16 साल की, और इसको अलाउद्दीन उठा के ले जाएगा। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूँ कि इस बच्ची का क्या करें। अब तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। अब तक उसने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा है। अब दोनों वहां पर बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि मेरी वजह से मेरे पिता कोई भी निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। मेरी वजह से मेरे पिता सेना को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं लड़ना है। मेरी वजह से मेरे पिता चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। वो गई अमीर के पास और उसने जाकर कहा कि यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से आप लड़ नहीं पा रहे हो, मेरे को जोहर नहीं करवा पा रहे हो, तो मुझे तलवार से काट दो। आपका रीति रिवाज कहता है कि कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं कर सकती, अग्नि में बैठ नहीं सकती, तलवार से तो मार ही सकते हो, वैसे ही मार दो। पर एक पिता अपनी पुत्री को तलवार से भी कैसे काट दे? कहते हमीर खड़ा होता है तलवार लेके देवलदे का सर काटने के लिए, पर वो भर भरा कर गिर जाता है, रोने लग जाता है। और देवलदे सोचती है मेरा वो बहादुर पिता जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन है, उसके बावजूद कभी नहीं रोया, आज इस वजह से रो रहा है कि मैं बैठी हूँ मेरी चिंता के अंदर। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, क्या नाम था? उसमें कूद के सुसाइड कर लेती। तो हमीर की कौन सी पुत्री ने जौहर से पहले ही वहां पर सुसाइड कर लिया था? किसने कर लिया था? जल में कूद गई, इसलिए अपने किताबों में लिखना शुरू कर दिया जल जोहर। क्या कर दिया? तो फिर कई बार पूछ और लेते हैं कि जल जोहर कौन से किले के अंदर हुआ था, और पूछ तो क्या लेते हैं, अपनी किताबों ने गाइडों वालों ने लिखना शुरू कर दिया कि जल जोहर कहां पर हुआ था। कहां पर हुआ था? जल जोहर जैसा कुछ ही नहीं होता। जोहर का मतलब ही होता है अग्नि में जलना। जोहर का मतलब क्या होता है? इसलिए आप हमेशा पढ़ते हो कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। कभी आपने ये पढ़ा कि जोहर की लहरें ऊंची नीची हो रही थी? लिखो, एक हेडिंग डालो, देवल दे।
लिखो देवल दे। देखो यह हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर। यह हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर। तो इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली, शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। कोष्टक में लिख लो जल जोर, वरना आपसे कोई पूछेगा, कोई और तैयारी करने वाले भैया मिलेंगे कि बता जल जोर कहाँ हुआ था, और आपको यार ये तो पता ही नहीं, फिर कहेंगे आप बड़ा मास्टर तो वैसे ही फर्जी है, खाली कहानियां सुनाता, डंकी बात बताता, तुम्हें यही नहीं बताया जल जोर रणथंभौर में हुआ था। इस बार कोई पूछे तो उसका कहना हमें पता है, और हमें ये भी पता है कैसे होता है क्या नहीं होता है, तू तो पकड़ जल जोर कहाँ हुआ था, बाकी हमारा देख लेंगे। अपने ना एक विशेषता और थी यहाँ पर, जो मुख्य किले होते हैं ना, उनकी रक्षा के लिए आगे एक किला और बनाते, कि पहले ये जीतो, ये जीतोगे तो मुख्य किले तक आप आ सकते हो ना। तो रणथंभौर से पहले एक किला और था, उस किले का नाम था जाहिन। क्या नाम था? जाहिन। तो पहले आपको जाहिन जीतना पड़ेगा, जाहिन जीत लोगे तो बाद में आप कहां तक आ पाओगे? रणथंभौर ना। तो सहायक किले होते थे, सब्सिडरी फोर्ट हुआ करते, पहले एक किला है, इसको जीतोगे तो बड़े वाले किले तक आप पहुंचोगे। ऐसे किलों को बोलते थे चाबी। क्या बोलते? कि भाई रणथंभौर की चाबी कौन सा किला है? जाहिन। भाई पहले जाहिन खुलेगा तो रणथंभौर का गेट है, वरना रणथंभौर का गेट है नहीं। तो रणथंभौर की चाबी किसके लिए कहते हैं? अलाउद्दीन इस पे भी कब्जा करता है, इसका नाम बदलकर वो करता है नौ शहर। क्या कर देता है? नौ शहर का दिया, नौ शहर, नया शहर बना दिया उसने। देखो जाहिन दुर्ग, हेडिंग डालो जाहिन फोर्ट। इसे रणथंभौर किले की चाबी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज की ऑफ रणथंभौर फोर्ट। इसे रणथंभौर किले की चाबी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज की ऑफ रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर किले की चाबी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज की ऑफ रणथंभौर फोर्ट। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। अलाउद्दीन रीनेम्ड इट एज नौशहर। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। अलाउद्दीन रीनेम्ड इट एज नौशहर। नाम बदलकर क्या कर दिया था? नौशहर कर दिया। अब लिखो हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हमीर। ये तो ना, अमीर बड़ा अच्छा राइटर था, उसने एक म्यूजिक की बुक लिखी थी, श्रृंगार हार। कौन सी बुक लिखी थी? तो ये ना एक बार एग्जाम में पूछी हुई है कि हमीर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो कौन सी लिखी थी? लिख लो। हमीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। हमीर रोट ए बुक नेम्ड श्रृंगार हार। हमीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। हमीर रोट ए बुक नेम्ड श्रृंगार हार। कौन सी बुक लिखी? इसके पिताजी ने कितने साल राज किया? 32। कितने साल? तो 32 खंभों की छतरी बन गई। कितने खंभों की? क्यों 32 खंभों की क्यों? पिता ने कितने साल राज किया? लिख लो। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, इन मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स रिजीम ऑफ हिज फादर जैत्री सिंह। अपने पिता जैत्री सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, इन मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स रिजीम ऑफ हिज फादर जैत्री सिंह। अपने पिता जैत्री सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, इन मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स रिजीम ऑफ हिज फादर जैत्री सिंह। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। He built setup of 32 pillars at रणथंभौर। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। He built setup of 32 pillars at रणथंभौर। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था।
he built 32 pillars, Senate of 32 pillars at Ranthambore. एक जैसे यज्ञ होते हैं ना अपने, अश्वमेध यज्ञ है ना, ऐसे एक यज्ञ होता था, उसका नाम था कोटि यज्ञ। क्या नाम था? कोटि का मतलब ऐसे होता है करोड़। कोटि का मतलब क्या था? कोई करोड़ आहुतियां देने वाला यज्ञ। तो क्या हो गया? कोटि यज्ञ। तो इसने कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया? पहले राजा महाराजा को जीतते तब यज्ञ करवाते थे, इसने तो 16 जीत किए तो बाद में यज्ञ करवाता है। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। अब यज्ञ होगा तो उसके कोई ना कोई पुरोहित जी होंगे। देखो पुरोहित, प्रिस्ट। नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? कोटि यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे? विश्वरूप। अब लिख लो दरबारी विद्वान। एक थे राघव देव और एक थे बीजादित्य। कौन कौन है बताओ देखे? राघव देव और बीजादित्य। किसके दरबार में थे राघव देव और बीजादित्य? अभी हमने पृथ्वीराज का मूल्यांकन पढ़ा था। अब लिखो अपने हमीर का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ हमीर। हमीर का मूल्यांकन। जैसे पृथ्वीराज पे 2 एलिगेशन हमने क्या क्या लगाए थे बताओ देखे? इमेच्योर कमांडर था और अदूरदर्शी राजा था। पृथ्वीराज हमीर पे 2 ये लगाए जाते हैं। एक तो इस बंदे ने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए? एक यार फालतू में लड़ाई कर ली, फालतू में कोई लेना देना नहीं था, सनी देओल बन गया। ये जिद के लिए लड़ाई की। भाई जिद थी कि मैंने मोहम्मद सार के अबरू को शरण दे दिया, अब मैं इनको वापस छोड़ूंगा नहीं। यदि उनको शरण नहीं देता तो इसको लड़ाई भी करनी पड़ती नहीं। तो 2 आरोप लगाए जाते हैं। एक तो उसने कर बढ़ा दिए थे, एक उसने लड़ाई किसके लिए कर ली थी? हट। किसके लिए कर ली? पर हम कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं थी। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। अब मुझे बताओ, युद्ध में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, कर कम ज्यादा धन की आवश्यकता होती है? और दुनिया में सारे राजाओं ने युद्ध के समय कर बढ़ाए थे। यदि सारे राजाओं ने बढ़ाए तो हमीर ने भी बढ़ा दी, तो इसमें हमीर की कोई गलती नहीं। फिर अमीर ने इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ाई। एक तो ये राजाओं को लगातार भाई 2 साल बाद बढ़ा दी, फिर 4 साल बाद बढ़ा दी, फिर युद्ध में भी बढ़ा दी, नहीं। उसने केवल युद्ध में ही बढ़ाए थे। इसलिए उस आदमी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उसने क्या बढ़ा दिए थे? कर। फिर हम कहते हैं उसने हठ के लिए या जिद के लिए युद्ध नहीं किया था, शरणागत की रक्षा के लिए। और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का, हमारी खूब सारी कहानियां है। हमारी कहानी है कि किसी समय हमारे धरती पर एक राजा थे, उन राजा का नाम था शिवी। क्या नाम था? एक दिन राजा शिवी अपने दरबार में बैठे हुए थे, एक घायल कबूतर उनके आगे पैरों में गिरा और कबूतर ने कहा कि राजन मुझे बचा लीजिए। राजा कबूतर को बचाते इससे पहले बाज आया, झपट्टा मारता और बाज ने आकर कि राजा ये कबूतर मेरा शिकार है और कबूतर मुझे दिया जाए। राजा ने कहा कि ये मेरा शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये कबूतर मैं तेरे को दूंगा। बाज ने कहा कि राजा, राजा का धर्म यह भी है कि उसकी प्रजा का पेट भरे। मैं भी तेरी प्रजा हूं बाज, और मेरा तो खाना ही कबूतर है। और तू यदि सारे कबूतरों को बचाने लग गया, मैं भूखा मरूंगा। क्या मेरे को खाना खिलाना तेरा धर्म नहीं है? राजा ने कहा बाकायदा है, मैं तेरे को भूखा नहीं रहने दूंगा। तेरे को मांस ही तो खाना है, कबूतर का खाए भले और किसी खाए। उसने कहा तो मैं तेरे को कबूतर के बराबर का मांस दे दूंगा। दे दो, ठीक है, मैं मेरा पेट भर लूंगा। राजा ने सोचा यार किसका मांस दिया जाए। राजा को लगा जब मैं कबूतर को बचा रहा हूं तो मेरा दे दिए थे। तो राजा ने कहा कबूतर को एक तराजू में रखो और इसके बराबर का मांस मेरा काट लिया जाए। राजा ने कहा भाई इधर से काट लो रे मेरा। इधर से मांस कटवा के राजा ने रखा, लेकिन कबूतर ऊपर होने का नाम ही नहीं ले। तो राजा ने कहा इधर से थोड़ा और काट लो, और रखा, अब भी कबूतर ऊपर नहीं। यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, कबूतर फिर भी ऊपर नहीं। कहते फाइनली राजा खुद बैठ गया और तब कबूतर जाके बराबर हुआ। राजा ने बाज को कहा तुम मुझे खा सकते हो। बाज ने पुनः कहा राजा दिमाग खराब है, तुम खुद को खिला रहे हो, इससे अच्छा कबूतर दे दो। उसने कहा ना, ये कबूतर नहीं, अब मेरा शरणागत। आज मैं कबूतर को तुझे दे दूंगा, कबूतर की कोई बात नहीं। कल को कोई इस प्रकार मनुष्य शरणागत में आएगा तो आने वाली पीढ़ियां फिर मनुष्य को भी सौंप देगी। वरना एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि शरणागत की रक्षा होनी चाहिए, भले ही आपकी जान है। कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि
बाद जो था भगवान विष्णु बना और उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए और शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। ये कहानियां अगली पीढ़ी को सीख देती है कि आपके पास शरणागत आए तो उसकी क्या की जानी चाहिए। हम आज दिन तक इस बात को मान रहे, इसलिए दलाई लामा को बिठा के रख रखा हमने। दलाई लामा कब आ गए थे अपने पास? चीन अपने से नाराज दलाई लामा के मुद्दे पर है। 1959 में जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया, तिब्बत के जो मुख्य धर्म गुरु उनका नाम क्या है? दलाई लामा। वो अपने पास आ गए, तब से लेके आज दिन तक अभी तक जिंदा है। मैं कई बार मुझे लगता है कि यार मैं कभी इतना सामर्थ्यवान बनूं कि मैं दलाई लामा से मिल सकूं और उनसे बैठ के बात कर सकूं। ये नहीं भाई उनसे फोटो खिंचवा ली, इसमें तो क्या है, मैं उनके पास घंटे 2 घंटे बैठ सकूं, वो मेरे से बात कर सके। तो मैं उनसे पूछूं कि नेहरू जी से लेके मोदी जी को उन्होंने सारे प्रधानमंत्री देखे हैं। वही 59 में आ गए थे, तब अपने प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। हमारे देश का लोकतंत्र का विकास तो उन्होंने देखा है। मैं उनसे वो कहानियां सुनना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रधानमंत्री ने उनसे अलग अलग क्या क्या बात की होगी, किस किस के टाइम में क्या क्या उनके साथ में स्थितियां रही होगी। तो वो तब से हमने बिठा रखा, और चीन इस बात पे हम पे नाराज हुआ, 62 में उसने हम पर हमला कर दिया, पर हमने दलाई लामा वापस नहीं सौंपा। हमने कहा कि नहीं भाई, दलाई लामा जो है वो हमारा क्या है? शरणागत है, और शरणागत की रक्षा की जानी जरूरी। इस चक्कर में चाइना यूएनओ में, हम पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई मैटर उठाते हैं, चाइना हमेशा हमारे विरोध में आ जाता है। हम हमेशा कहते हैं भाई पाकिस्तान ने आतंकवादियों को वहां पर बिठा रखा है। हालांकि कल एक सलट गया दाऊद। खबरें श्योर नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बाकी खबरें भयंकर है कि दाऊद इब्राहिम को अज्ञात किसी व्यक्ति ने जहर दे दिया है। वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी तक पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया, पर अभी मैं वापस जब आपकी क्लास छोड़ गया, मैंने वापस देखा कि जावेद मियादाद के परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जावेद मियादाद जो पहले पाकिस्तान का कैप्टन था, जावेद मियादाद के बेटे की शादी दाऊद की बेटी के साथ हो रखी है। यदि दाऊद के रिश्तेदारों को इस प्रकार से साइड में ले जा रहे हैं, इसका मतलब कांड हो गया है। मैंने दाऊद पर बोला था, इससे पता चल गया, इसलिए दाऊद को जहर दे दिया। क्या बताने नहीं है बात बस। पर उन अज्ञात हमलावरों के लिए हमारा हृदय, हमारा मस्तक पूरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ये कौन लोग है जो चुपचाप वहां पर बैठ के चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई भी खतरा उत्पन्न होने नहीं देते। तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत जब भी यूएनओ में कहता कि पाकिस्तान ने आतंकवादी बिठा रखा है, चाइना हमेशा कहता तुमने तो दलाई लामा बिठा रखा है। हम कहते यार वो आतंकवादी थोड़ी, चाइना का तुम्हारे लिए धर्मगुरु होगा, हमारे लिए तो आतंकवादी है। किंतु पाकिस्तान ही कहता है कि दाऊद इब्राहिम हमारा रोबिन हुड है, हमारे यहाँ के लोगों को दान बांटता है, अच्छे अच्छे काम करता है वो सारे। हम कहते हैं नहीं साहब आतंकवादी, उसने हमारे यहाँ पर दंगे करवाए, हमारे यहाँ पर विस्फोट करो, बम विस्फोट करवाए। अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग अलग है, पर वो शरणागत की रक्षा वाला सिद्धांत आज भी, भले ही वो राजा सिबी के बारे में हो, वो भले ही राजा हमीर के बारे में, वो भले दलाई लामा के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति आज भी उन आदर्शों का पालन तो कर रही है। तो हम हट के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, किसके लिए युद्ध कर रहे थे? शरणागत की रक्षा के लिए। देखो देखो, हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस। लाइन चेंज करके लिखो। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वाज नीडेड फॉर वॉर एफर्ट्स।
तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वॉज नीडेड फॉर वॉर एफर्ट्स। तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, मोर मनी वॉज नीडेड फॉर वॉर एफर्ट्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स। इससे पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज टैक्सेस बिफोर इट। इससे पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज टैक्सेस बिफोर इट। इससे पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज्ड टैक्सेस बिफोर इट। लाइन चेंज करके, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर वाज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर वाज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर। प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर वाज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर। तथा हमीर इसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। तथा हमीर इसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। लाइन चेंज करके लिखना, उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी, तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर। तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर। तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल। न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल। न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। न केवल अविस्मरणीय है, पर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। लाइन चेंज कर लिखो, किसी ने हमीर लिखो, लाइन चेंज कर लिखो, हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, इट इज राइटली सेड आउट अबाउट हमीर। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। डैश लगा दो, फिर मैं जैसा हिंदी में लिख रहा हूँ वैसा उतार लो। इंग्लिश में भी हिंदी में लिखना ना, क्योंकि दोहा ही है, सीधा सीधा वैसे उतारना। सिंगमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या बोलो देखे एक बार, सिंगमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक एक अर्थ करते हैं ना। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिंगमन। क्या लिखा हुआ है, सिंह मतलब शेर, गमन मतलब जाना।
शेर एक बार जिस रास्ते से जाता है उसे मुड़कर वापस, इस मामले में कि शेर शिकार करने के लिए निकला और शिकार करने के लिए निकला इस रास्ते से निकल गया, तो कहने का मतलब ये कि यदि वो इस रास्ते से निकलेगा तो शिकार बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि शिकार बीच के अंदर रह गया हो और उसे वापस मुड़ के आना पड़ा हो। इसलिए कहते हैं कि शेर की नजरें सबसे तेज होती है, इसलिए शेर का अवलोकन सबसे अच्छा होता है, इसलिए वर्ड है सिंहावलोकन। अवलोकन करे तो वैसा करें जैसा कौन करता है, सिंह। शेर एक बार जहां से निकलेगा वहां से अपने पीछे कुछ भी चीज छोड़ेगा, वहां पर है तो वो शिकार है तो उसको मार के जाएगा। वो यहाँ से निकल गया, ये नहीं कि वो देखे कि यार क्या पता बीच में छूट गया ना, क्या पता वाला नहीं है, वो निकला तो वहां से मारा उसने। तो शेर एक बार एक रास्ते का चुनाव करता है, दोबारा उस रास्ते पे आता। आगे लिखा सतपुरुष सज्जन व्यक्ति, वचन मतलब बोलना, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात बोल देता उसे पलटता, मतलब उनमें थूक के चाटने की प्रवृत्ति। ये मतलब हुआ आप कोई बंदा आज कुछ ही कहता है कल कुछ ही कहता है, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात कहता है उसमें अटल रहता है, उससे बाद में टलता नहीं। क्या लिखा, कदली फले, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है, केले पर जहां पर फल आ गया वहां पर दोबारा फल। शेर एक बार एक रास्ते का चुनाव करता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक बात को बोलता है, केले के पेड़ पर एक बार फल आता है। नीचे क्या लिखा, तिरिया का मतलब होता है महिला, लड़की है ना, लड़की के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, कहने का मतलब होता है एक बार उसकी शादी हो, शादी के टाइम में लड़की के तेल चढ़ाया जाता है, तो वो एक बार ही तेल चढ़ाता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्य थे जब लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता। मैं कहता हूं आज हमारे समाज ने जब पुनर्विवाह करने शुरू कर दिए तो भी जब दोबारा शादी करते हैं तेल नहीं चढ़ाते, कहते तेल जब पहली बार शादी होती है तभी चढ़ता है। तो लड़कियों के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, महिलाओं के एक बार तेल चढ़ाया जाता है। क्या है, अमीर जैसी जिद, अमीर जैसा हट, उसने हट किया, हट भी किस बात का, मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों को सौंपूंगा। इससे बड़ा सर्वस्व न्यौछावर क्या होगा कि आप किसी दूसरे को बचाने के लिए खुद मर जाओ, ऐसे बंदे को बचाने के लिए जिससे सीधा सीधा आपका कोई भी रिलेशन, केवल इस बात के लिए मर गए कि उसको कहा था कि तेरी रक्षा मैं करूंगा, फिर उसको कहा भाई जब तक मैं जिंदा हूं तेरे को कुछ भी होने। तो इससे बड़ा हट और क्या होगा, ऐसा हट दोबारा कोई भी कर नहीं पाया। चढ़े न दूजी, शेर एक बार एक रास्ते से निकलता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक बात को कहता है, केले के पेड़ पर एक बार फल आता है, लड़कियों के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, हमीर जैसी जिद ऐसी दुनिया में दोबारा कोई भी कर। क्या दोबारा पूरा बोलो देखिए, तिरिया तेल हमीर हट, किसके बारे में कही जाती है बात, कल पढ़ेंगे बाकी।